गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स सब्जेक्ट में जो चैप्टर जो टॉपिक अपना चल रहा है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसा कि अपन ने देखा कि अगर कोई पूंजी संपत्ति दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति है तो उसका कैपिटल गेन निकालते समय सेल कंसीडरेशन में से जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको इंडेक्स करके उसकी कॉस्ट निकालते हैं और वो उसमें से सेल कंसीडरेशन में से घटाते हैं। कॉस्ट को इंडेक्स कैसे करें, जिसके लिए 2001-2 जो वित्तीय वर्ष है उसमें जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है जिसको CII कहते हैं, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, ये सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सरकार ने 2001-2 को आधार वर्ष मानकर आने वाले आगे सालों के CII नंबर डिक्लेयर कर रखे हैं। उनका उपयोग करते हुए अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए ये जो CII हैं उनका उपयोग 2001-2 से लेके 2020-21 तक के CII इंडेक्स अपने को दे रखे हैं। तो संपत्ति किस वर्ष खरीदी गई, प्राप्त की गई, उसके आधार पर अपन इंडेक्स नंबर काम में लेंगे। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करें कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाए। तो पहला पॉइंट देखिए 9.1, संपत्ति प्राप्ति की निर्देशित लागत ज्ञात करना। इसमें ए पॉइंट है, जब स्वयं करदाता ने संपत्ति क्रय या प्राप्त की हो। इसमें भी 2 पॉइंट है, यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 या इसके बाद क्रय या प्राप्त की गई है तो आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करना, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मल्टीप्लाई करेंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र और डिवाइड करेंगे CII ईयर ऑफ एक्विजिशन। यदि संपत्ति 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की गई है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, यानी प्राप्ति की लागत या उचित बाजार मूल्य जो दोनों में से ज़्यादा हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र और डिवाइड करेंगे CII ऑफ ईयर 2001-2 जो कि 100 है। अब जब संपत्ति करदाता ने धारा 49(1) के अंतर्गत प्राप्त की है तो पूर्व स्वामी की लागत के आधार पर अपन ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, डिवाइड करेंगे CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स इज एक्वायर्ड बाय द SAC, यानी करदाता ने किस साल उसको पूर्व स्वामी से प्राप्त किया है उसका CII से डिवाइड करेंगे। नोट देखिए, कुछ परिस्थितियों में लागत को निर्देशित नहीं करना, यानी एक तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अपवाद हैं ये, जब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स नहीं करना लॉन्ग टर्म होते हुए भी। तो पहला है, ह्रास योग्य संपत्तियों से होने वाले लाभ की गणना करते समय लागत को निर्देशित नहीं करना है, डेप्रिशिएबल एसेट्स को इंडेक्स नहीं करते हैं। दूसरा, बॉन्ड्स और ऋण पत्रों के दीर्घकालीन लाभ की दशा में केवल कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स को छोड़कर तो भी आपको इंडेक्स नहीं करना है। और तीसरा, अनिवासी द्वारा धारित विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए अंश एवं ऋण पत्र की लागत, इसको भी इंडेक्स नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, धारा 49(1) के अंतर्गत प्राप्त संपत्ति पर पूंजी लाभ की प्रकृति दीर्घकालीन है या अल्पकालीन, इसका निर्धारण करने के लिए
पूर्व मालिक या करदाता दोनों के द्वारा संपत्ति को रखने की अवधि को जोड़ लिया जाएगा। यानी स्वामित्व की अवधि का निर्धारण दोनों पूर्व स्वामी और करदाता दोनों ने जितनी अवधि रखा है उसके आधार पर यह डिसाइड करेंगे कि वह दीर्घकालीन संपत्ति है या अल्पकालीन संपत्ति है। अब आइए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। संपत्ति प्राप्त करने के बाद विभिन्न वर्षों में अगर संपत्ति में कोई वृद्धि की गई है, कोई इम्प्रूवमेंट सुधार किया गया है, तो उस सुधार की लागत को इंडेक्स करेंगे। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आएगा वो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्सपांसन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001, क्योंकि 2001 से पहले के इम्प्रूवमेंट को अपने को नहीं लेना है। 2001 या इसके बाद के जो इम्प्रूवमेंट है वो ही लेंगे अपन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट और एक्सपांशन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 मल्टीप्लाई बाई CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र और डिवाइड करेंगे CII ऑफ द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट वाज मेड बाय द SSE और प्रीवियस ओनर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। अब ये जो CII हैं ये विभिन्न वर्षों के आयकर अधिनियम की धारा 48 में यह प्रावधान किया गया है कि संपत्ति को प्राप्त करने की लागत और उसमें सुधार की लागत को लागत मुद्रास्फीति सूचकांक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या शॉर्ट में इसको कहेंगे CII से संबद्ध किया जाएगा। ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्रति वर्ष अधिसूचित किए जाते हैं। ऐसे सूचकांक से आशय उस सूचकांक से है जो केंद्रीय सरकार द्वारा शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों के लिए उस वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में 75% की औसतन वृद्धि कर अधिसूचित किया जाता है। मुद्रास्फीति सूचकांकों की गणना करने के लिए 1981-82 आधार माना जाता था, परंतु कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागत मुद्रास्फीति सूचकांक का आधार बदलकर 2001-2 कर दिया गया है। अब इनके विभिन्न सूचकांक क्या हैं? 2001-2 से देखें तो 100 है, 2002-3 में 105 है, 3-4 में 109 है, 4-5 में 113 हो गया, 5-6 में 117 हो गया, 2006-7 में 122 हो गया, 2007-8 में 129 हो गया, 2008-9 में 137 हो गया, 2009-10 में 148 हो गया, 2010-11 में 167 हो गया, 2011-12 में 184 हो गया, 2012-13 में 200 हो गया, 2013-14 में 220 हो गया, 2014-15 में 240 हो गया, 2015-16 में 254 हो गया, 2016-17 में 264 हो गया, 2017-18 का इंडेक्स है 272, 2018-19 का 280 है, 2019-20 का 289 है और 2020-21 का 301 है। तो जो गत वर्ष है वो उसका 301 है। तो ज़्यादातर जो उस इंडेक्स का अपन कैलकुलेट करेंगे उसमें ईयर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादातर 2020-21 आएगा। तो ये 2020-21 का जो इंडेक्स है 301, ये ईयर ऑफ ट्रांसफ़र यानी प्रीवियस ईयर है अपना, तो ये ज़्यादा काम में आएगा। तो इस तरह से अपन ये इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी इसमें एक पॉइंट और नोट करें कि यदि करदाता ने संपत्ति धारा 49(1) में बताए गए व्यवहारों से बिना प्रतिफल के किसी पूर्व स्वामी से प्राप्त की हो और पूर्व स्वामी की लागत को ही करदाता की प्राप्ति की लागत मानकर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी। पूंजी लाभ अल्पकालीन है या दीर्घकालीन, इसके लिए मैंने आपको बताया कि स्वामित्व की अवधि जो है वो आप पूरी लेंगे दोनों करदाताओं की। तो इस तरह से ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इनकी इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उसके आधार पर अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। अब इस चैप्टर में अपन ये देखेंगे कि विभिन्न परिस्थितियों में
कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। जैसे बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति आती है तो क्या करेंगे, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण हो जाता है तो क्या करेंगे, व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में बदल दे तो क्या करेंगे, उपहार की परिस्थिति में क्या करेंगे, अंशों के विक्रय से किस तरह से, बोनस अंशों के, अधिकार अंशों के। तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं जिसमें अपन अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से ये डिसाइड करेंगे कि कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा।